तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग होनी है करनाल के करन लेक पर, और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, जिला प्रधान और तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी जगह मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल की करन लेक पर पहुंचेंगे, जहां पर अधिकारियों के साथ उनकी एक अहम मीटिंग होनी है। जिससे पहले कि आप ये लाइव तस्वीरें से देख सकते हैं, हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरों से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से भी जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर से आप देख सकते हैं, आप लोग चल रहे हैं करनाल में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ से रवाना होते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से भी जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के कुछ डिटेल दे देते ना उसकी। पटरी अभी है, बट ये जमीन थोड़ी दूर से हर जगह नहीं है। आई थिंक 15-16 फीट 12 फीट 15 फीट बन जाएगा। तो यहाँ ये सर है, ये जो नार्वेल वीडियो को आप सारा सर मेरे अनुसार 15-16 करवा के आपको शाम को कम से कम 30 फुट रास्ता निकल आए। इसको निकालने के लिए आपको जो पोर्शन विकास करने के नाते, इसको रिजुविनेट करने के नाते से कुछ सुझाव समय समय पर आते थे। तो एक मोटा प्रारूप हमारे अर्बन लोकल बॉडीज के सेक्रेटरी श्री एस.एन. राय और टूरिज़्म के हमारे सेक्रेटरी हैं एम.डी. सिन्हा, उनके साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के एक प्लान यहाँ का बनाया है, और उस प्लान में उसी का आज एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन था सारे उसका। एक अच्छा मुझे लगता है टूरिज्म के नाते से ये लेक का शुल्क निकलेगा। लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च ये बताया गया है। तो इसमें जो भी टूरिस्ट इस नाते से, चाहे करनाल के हों, करनाल से बाहर के हों, हाईवे के लोग हों, उनके लिए अट्रैक्शन कुछ बने, उसके कुछ प्रपोजल बनाए हैं। एक साइकिल ट्रैक बनेगा, 2 फाउंटेन अंदर लगने की बात है, पानी लगातार इसमें बना रहे, चाहे जेलन से ये जो हमारी WJC नहर से, क्योंकि इसमें पानी साल भर चलता नहीं है, और जो बाकी समय रहेगा तो ऑगमेंटेशन कनाल से भी इसमें पानी जो है लगातार सप्लाई होता रहे। और यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उनके लिए सब प्रकार के रिफ्रेशमेंट के, सब प्रकार के कुछ दुकानों का भी एक प्रपोजल है, ताकि लोग मार्केटिंग अपनी कर सकें। और इसको किस प्रकार से, ये जो साइड में अपना कौन सा रेस्टोरेंट है ओएसिस के साथ इसको नहर के ऊपर कोई व्यवस्था बना करके उसका जोड़ा जाए। और इसी प्रकार हाईवे के दूसरी साइड में भी टूरिज्म की 4.5 एकड़ ज़मीन है, वहाँ भी कोई एक लोगों के आते जाते ठहरते समय कोई एक स्थान विकसित किया जाए, ताकि हाईवे की दूसरी साइड सारे दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय भी लोगों को कोई ना कोई सुविधा मिले। इस प्रकार का एक कंपोजिट प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट ये बनाने का विषय आया है, और मैं समझता हूँ एक अच्छा प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर खड़ा हो जाएगा। सर, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आम जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही है, यानी कि सरकार से उम्मीद कर रही है, किस तरीके से देखा जाए? देखिए, क्योंकि ये कोई अपने देश के अंदर तो पेट्रोल डीजल होता नहीं है, आखिर ये सारी चीज़ें अधिकांश इसमें से इम्पोर्ट होता है, और इम्पोर्ट होने के बाद उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब ड्यूटीज़ को मिला करके, और मार्केट के हवाले सारी चीज़ें हैं। डेली अप डाउन होता है, कभी महंगा भी होता है, कभी सस्ता भी होता है। चूँकि आज से 4 साल 5 साल में ये 70-80 रुपये से लेकर के, और कभी डाउन भी गया था, और अब ये 80-90 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये 10-15% का एक पिछले 4-5 साल के अंदर ही उछाल आया है कुल मिलाकर। अब ये देखा जाए तो ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हर जो पैसा जेब से किसी से निकलता है, आखिर हमारी भी इच्छा होती है कि ना निकले, कम रहे।
तो उसके ऊपर नज़र तो रहती है सरकारों की। फिर भी सरकार का जो रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू अगर किसी भी चीज़ में से लिया जाता है वो जनता के हित में ही आता है काम। अगर इसमें से मानो रेवेन्यू कल को वैट अथवा एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, थोड़ा सस्ता होता है, तो वो पैसा जनता के जो काम आने वाला है वो काम नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें संतुलन बैठाने के लिए केंद्र सरकार हमेशा इसके ऊपर नज़र रखती है और ये जो कि केंद्रीय नीति से ही सारा चलता है। स्टेट्स का जहाँ तक विषय है, हमारा वैट बाकी स्टेट से काफ़ी कम है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे, तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है। उसमें से स्टेट को भी एक जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू से जनता का ही काम। भर्ती जो हुई है उसके कारण काफी विवाद चल रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। 22 एसडीओ हरियाणा के हैं, बाकी जिलों के हैं, राज्यों के। देखिए, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं उनका असली चेहरा ये सामने आया है। इस विषय में से मैं क्यों कह रहा हूँ असली चेहरा सामने आया है कि ये जो कहते हैं कि हाँ इतने कम लोग आए, इन्होंने हिसाब ही नहीं लगाया है। कुल मिलाकर के 200 लोगों में से और 128-30 लोग वो हरियाणा के हैं। अभी अलग बात है कि अलग अलग कैटेगरीज में से हैं। रिजर्व्ड कैटेगरी को तो ये अपना मानते ही नहीं है, यानी जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है वो 100% हरियाणा से है और 100% हरियाणा से आखिर इसका मतलब अनुसूचित जाति को अपना नहीं मानते, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपना नहीं मानते। इनकी असली चेहरा ये सामने आ गया है, जो केवल एक बात को लेकर के उसको बार बार उछालते हैं। एक बात, दूसरा ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लोग लिए जाते हैं। ये ऑल इंडिया टेस्ट में से लिए जाते हैं तो ऑल इंडिया टेस्ट की एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें एक योग्य व्यक्तियों को हम आगे लाएं। उसमें हमने कहीं नहीं कहा कि हरियाणा के लोग कम आने चाहिए, बाकी ज़्यादा नहीं चाहिए। सारे देश के लोगों में से लोग लिए जाते हैं। उसके अंदर हमारा रिजर्वेशन का अलग से कोटा है, वो पूरे के पूरे 100% लिए जाते हैं। इसलिए अगर हिसाब लगाना तो टोटल का लगाएं। लगभग 200 लोगों में से 100 से ऊपर लगभग 130 लोग हरियाणा के हैं। एकदम एग्जैक्ट संख्या मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 70 के आसपास ही बाहर के हैं। आप टोटल लिस्ट अपने उठा करके देखिए। किसान लगातार महापंचायतें कर रहे हैं हरियाणा में, किस तरह देखते हैं? हाँ जी, किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं लगातार हरियाणा के अंदर। देखिए, लंबा एक विषय चल गया है। अब जो कि हम धैर्यपूर्वक इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं हर मोर्चे पर कि तीनों जो बिल बने हुए हैं, इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा। और चूंकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीज़ों को विड्रॉ करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप इसमें बताइए क्या गलत है। जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के, जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय। किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते इस प्रकार से देखते हैं। आखिर नहीं तो अन्यथा क्या कारण है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। कौन सा ये लॉजिक इनके पास है कि हाँ इस पार्टी के लोग वो नहीं आएंगे, बाकी पार्टी को लोग आते रहेंगे? इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा किया है, लोकतंत्र को चैलेंज दिया है। ये किसी भी कारण से न तो किसान हित में है, न जनता के हित में है, न किसी पार्टी के हित में है। कुल मिलाकर के मर्यादाओं को ध्यान रखना चाहिए। लोकतंत्र के ऊपर हमारा देश, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, इनको मजबूत करना ये हर किसी का काम है, चाहे वो सरकार हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे जनता का कोई वर्ग हो। लोकतंत्र को अगर बचा कर रखेंगे तो हम बहुत अच्छे प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। सीएम साहब हवाई अड्डे